आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें विपक्ष ने संघीय ढांचे और राज्यों के हितों पर असर को लेकर आपत्ति जताई है। दक्षिणी राज्यों ने परिसीमन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक असंतुलन बढ़ाने वाला बताया है और कई मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त राजनीति की बात कही है। वहीं विपक्ष की बैठक और संसद में जरूरी बहुमत के अभाव के चलते इन विधेयकों पर सहमति बनाना अभी अनिश्चित बना हुआ है। संसद के विशेष सत्र में इस सप्ताह महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी हुई। केंद्र सरकार जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और इससे संसदीय लोकतंत्र को नुकसान हो सकता है। और अब जिस खास मकसद से आज मैंने मीडिया बंधुओं को बुलाया वो है महिला आरक्षण का अति महत्वपूर्ण मामला, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया हुआ है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि देश में बहुजन समाज में से खासकर SC, ST व OBC समाज के हित व कल्याण की तरह ही महिला सशक्तिकरण आदि की बातें भी तो बहुत की जाती हैं, किंतु सही नियत नीति एवं मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस पर ईमानदारी से अमल शायद ही कभी ठीक ढंग से हो पाया है। इसी का नतीजा है कि कमजोर वर्गों के लोगों की तरह ही महिलाओं के विरुद्ध भी जुल्म, जाति एवं शोषण, अत्याचार आदि की जघन्य घटनाएं आज भी सही से रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसलिए हमारी पार्टी BSP देश की सर्व समाज की महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती आ रही है, लेकिन जिसे कोई भी पार्टी अपने अपने स्वार्थ व मजबूरियों के कारण मानने को कतई भी तैयार नहीं दिखती हैं। वैसे भी भला हो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने देश की महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी वाला एक व्यक्ति एक वोट का यह अति मूल्यवान मानवतावादी संवैधानिक अधिकार देकर यह पूरे महिला जगत को धन्य बना दिया है, तथा जिस महिला सम्मान व उनके सशक्तिकरण की जो जबरदस्त बुनियाद इन्होंने यहाँ देश में डाली है, उसके लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। और अब ऐसे में देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि वोट डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे SC, ST व OBC समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ, जो नहीं की गई है तो ये उचित होने के साथ साथ BSP के अनवरत संघर्षों के बाद OBC समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से इन वर्गों की महिलाओं को महिला आरक्षण का पूरा लाभ क्या मिल पाएगा, इसमें लोगों को काफी संदेह है, तथा महिला आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को काफी हद तक नकारने जैसा है।
वैसे भी महिला आरक्षण को राजनीतिक स्वार्थ की बजाय महिला सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी इसका सही लाभ इनको मिल पाएगा। अन्यथा यहाँ ज्यादातर मामलों में सामंती व जातिवादी तत्वों के हावी होने के कारण देश की महिलाओं को जो उनका उचित लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, वैसे ही आगे भी पूरे तौर पर नहीं मिल पाएगा। जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं को जिंदगी के हर पहलू में बराबरी व आत्मसम्मान का हक देने के साथ साथ हिंदू कोड बिल लाकर भी इन्हें जबरदस्त कानूनी अधिकार भी देना चाहा था, जिसे तब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने अपने संकीर्ण जातिवाद के प्रभाव में आकर वादा खिलाफी करते हुए नहीं माना और बाद में इसको आत्मा विहीन करके इसे टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया। इस प्रकार ओबीसी समाज को आरक्षण देने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान सुनिश्चित करने के मामले में ठोस कदम नहीं उठाने आदि के विरोध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इतना ही नहीं बल्कि इससे पूर्व घोर उपेक्षा की शिकार भारतीय महिलाओं में शिक्षा की अमर ज्योति की अलग जगाने के मामले में महात्मा ज्योतिबा फूले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के ऐतिहासिक योगदान व जबरदस्त कुर्बानियों को भला ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर फुल सपोर्ट टू दिस अमेंडमेंट, क्योंकि हम लोग पहले से बोल रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ गया लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बढ़ा। कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे डिलिमिटेशन हुए थे, लेकिन साइज अलग अलग हुआ, फर्क पड़ा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ा नहीं। तो डिलिमिटेशन होने से क्या लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ेगा और विधानसभा का भी बढ़ेगा, ये हमारे लिए भलाई होगा, अच्छे होगा। महिला के लिए जो आरक्षण है, हाँ, महिला के लिए आरक्षण बहुत ही जरूरी है और हमारे गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा बहुत सारा स्कीम ले रहा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता, अरुणोदय हो, निजुत मायना हो, तो महिला सबलीकरण के लिए ये सब सारा स्कीम लिया था। तो अभी ये होने से तो बहुत ही अच्छा होगा। 2026 में कंसेंसस होना था, कंसेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन होना था और वुमेन बिल तो पहले ही पास कर दिया गया है 2023 में, सर्वसम्मति से किया गया है। और इस समय जब चुनाव चल रहे हैं, 40 तमिलनाडु के और 42 बंगाल के एमपी इलेक्शन में हैं, यानी कि आप ये समझें कि 82 एमपीज आउट ऑफ 543 एमपीज बिजी। क्या ऐसी जल्दी? सिर्फ ये राजनीति का खेल रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, महिला आरक्षण नहीं है विषय, महिला आरक्षण का केवल नहीं है। महिला आरक्षण के में पक्ष में सब लोग हैं, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन आयोग बनाया जा रहा है और उसको मतलब उसको असीमित पावर दी जा रही है, उसका विरोध होगा मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात के अंदर नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में फर्क आया, वहाँ जनसंख्या नियंत्रण पर काम हुआ, वो अगर आधार होगा और सरकार तय करेगी कि कौन सा वो तय करना है, तो एक अविश्वास के भाव बढ़ेगा। और मुझे लगता है साउथ के अंदर इसको लेकर के आंदोलन हो जाएगा और देश में अविश्वास की भावना जगे, ये अच्छी बात नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि लोकसभा के सीट्स 543 से 816 यानी कि 50% इंक्रीज और कॉन्स्टिट्यूशन के कैप के निमित्त 850 से कम
273 जो ये नए एक्सपैंडेड सीट्स है वो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो दे रहे हैं, वहां SC ST को भी स्केल अप किया गया है। SC की बात करें तो 84 to 136, ST की बात करें तो 47 to 70। ये 33% आरक्षण के लिए कोई अभी रोकना नहीं है। तो विपक्ष को ये समझना है कि जो हम 27 साल इंतजार किए, यहां डिलिमिटेशन किया जाएगा 2011 के निमित्त, सेंसस डेटा के निमित्त, ताकि हम ना रुके 2027 के लिए। इससे एक चीज स्पष्ट है कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन में इमीडिएट रोल आउट, immediate census और quota will kick in. So more power to the women of India and thank you to आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, जिन्होंने लाडकी बहन के लिए हमेशा श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन के एक एक शब्द का मैं समर्थन करता हूं। सही बात है, आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ा आपने। डिलिमिटेशन बिना किए आरक्षण की बात अब आप कर रहे हैं, तो छूट तो आपका पकड़ा गया। हम तो साफ हैं, सोनिया गांधी की प्रेरणा से 2013 में महिलाओं का आरक्षण आया था। राजीव गांधी ने पंचायत चुनाव, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण लागू कर दिया, पिछड़ों का, दलितों का, सभी का। पर आपकी न नीयत दुरुस्त है, न नीयत दुरुस्त है। आप झूठ बोल रही है सरकार। जब 2 राज्यों के चुनाव चरम पर हैं, तो हम कह रहे हैं 10 दिन बाद पार्लियामेंट बुलाओ। आप जानबूझ के बुला रहे हो। आपके लिए तो कुछ खोने को तमिलनाडु में, बंगाल में है नहीं, सिर्फ आपकी नीयत है जो जाहिर हो गई। आपकी पार्टी का क्या है? देखिए, हमारा पार्टी का स्टैंड कि महिला आरक्षण के आड़ में, नाम तो महिला आरक्षण का है और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में देश का मैप बदल जाएगा। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने इशारा दिया है केंद्र सरकार को, तो मुझे डर लगता है कि इस बहाने मणिपुर जैसी स्थिति दक्षिण के राज्य में न हो जाए। बहुत विरोध है। चंद्राबाबू नायडू जैसे नेता क्या करेंगे मुझे पता नहीं। चंद्राबाबू में स्वाभिमान है थोड़ा भी, तो इस प्रकार के डिलिमिटेशन का विरोध करेंगे, जैसा स्टालिन साहब कर रहे हैं। महिला आरक्षण ठीक है ना। मोदी जी कहते कि ये बहुत बड़ा इतिहास रचाने जा रहे। नहीं, इतिहास कुछ नहीं। जिस दिन इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हो गई, तब इतिहास रचा। जिस दिन प्रतिभादायी पार्टी देश की राष्ट्रपति बनी, महिला राष्ट्रपति, तब भी इतिहास बना है। इतिहास तो बनता रहता है, इतिहास आपके लिए रुकता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो अपोजिशन पार्टी का स्टैंड है, उसको लेकर आज खड़गे साहब के घर पे मीटिंग होने जा रहा है। आप भी उस मीटिंग में रहेंगे। क्या आप लोग चाहते क्या है? हमें चाहेंगे कि इतनी जल्दबाजी जो हो रही है इस बिल के बारे में, वो ठीक नहीं है। 5 राज्यों का चुनाव होने दीजिए, सभी सांसदों को दिल्ली में पहुंचने दीजिए। उनको भी अधिकार है वोटिंग में सहभागी होने का। सबकी बात सुनिए और पार्टी मीटिंग लीजिए। इस बारे में एक जेपीसी बनाइए, सब पार्टी की मिलकर चर्चा करेंगे और बाद में आप आइए। उसमें क्या है? आखिरी सवाल, अशोक मित्तल जो आम आदमी पार्टी के अभी हाल ही में डिप्टी लीडर बने हैं, उनके घर पर ईडी का रेड चल रहा है। पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वो तो चलता रहेगा, बीजेपी का काम है ना ये। रेड क्या है? रेड का तो उनका खेल है, देश का राष्ट्रीय खेल है। रेड डालो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। उसमें भारत अगर ओलंपिक में जाएगा इस खेल में, तो 2-4 गोल्ड मेडल लेके आएगा रेड के खेल में। देखिए, मुझे लगता है ये मच नीडेड था। डिलिमिटेशन पर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। आज जब हम लोग नारी शक्ति अधिनियम की जब हम लोग बात कर रहे हैं और उसको अगर इस सत्र में आने वाले 29 के लोकसभा में लागू करना है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना और हम सब की लंबे समय से मांग रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन हो। तो डिलिमिटेशन पिछले सेंसस के आधार पे किया जाएगा, सीटें बढ़ेंगी
और उन्हीं सीटों में 33% के आरक्षण के तहत महिलाओं की भी संख्या बढ़ेगी। महिला रिजर्वेशन बिल आएगा और महिला रिजर्वेशन बिल 33% बिल अगर उनको रिजर्वेशन देना है, जो हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो डिसीजन लिया है, तो उसके लिए तो सीट बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें जो होगा बिल आने के बाद पता चलेगा, अभी तो पता नहीं मुझे कुछ। सुबह सुबह सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्वीट कर रही हैं और बता रही हैं कि दिल्ली से केंद्रीय लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो वोटर अधिकार है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल भारत का हिस्सा है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत के किसी भी हिस्से का लोग जब मर्जी हो, जितने बार मर्जी हो, वो तब आएंगे। और नाम कटने का काम अगर किसी ने किया है वो ममता बनर्जी के BLOs ने किया है, ममता बनर्जी के AEROs ने किया है। जो वीडियो है ममता बनर्जी के अंडर काम किए हुए SDO ने किया है और DM ने किया है। आखिरी प्रश्न देखा जा रहा है कल परसों से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन पे हमला किया जा रहा है, आप कई जगहों पे देखा जा रहा है। इतना इलेक्शन नजदीक आएगा ये हमला और भी बढ़ेगा, क्योंकि तृणमूल को पता चल रहा है धीरे धीरे कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, देखिए, जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, हम पूरी तरीके से समर्थन में हैं। और ये इतनी बेवकूफ सरकार है, मूर्ख सरकार मैं इसको कहूंगा। जब 2023 में ये बिल आया था, सबने पूर्ण समर्थन किया था और तब हम लोगों ने कहा था कि भाई ये आज ही से दो ना आरक्षण, 543 में 33% आरक्षण दे दो। तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अब आप बगैर जनगणना के महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम करना चाहते हैं। अगर जनगणना नहीं होगी, पता नहीं होगा कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उस हिसाब से कितनी सीटें देश में बढ़ाई जानी है। बगैर जनगणना के डिलिमिटेशन हो नहीं सकता और डिलिमिटेशन के आधार पर ही संख्या तय होगी कि महिलाओं को 100 सीट आरक्षित होगी कि 200 सीट आरक्षित होगी कि 300 सीट आरक्षित होगी। अब इतना तो कक्षा 2 का बच्चा लेके आइए, मैं समझा देता हूं। 2011 में जो देश की जनसंख्या थी, क्या 2029 में जो चुनाव होने जा रहा है वही जनसंख्या रहेगी? क्या बढ़ेगी? निश्चित रूप से ना। मतदाता भी बढ़ेंगे ना, मतदाता बढ़ेंगे तो उस हिसाब से सीटें बढ़ेंगी ना। तो जब सीटें देश के अंदर बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से महिलाओं की सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप महिलाओं का हक मारना चाहते हैं क्या? और जाति जनगणना से आप भागना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के एक बड़े समूह की डिमांड रही है कि जाति जनगणना कराओ। उस मांग से आप भागना चाहते हैं क्योंकि आप बोल चुके हैं जनगणना होगी तो जाति जनगणना जरूर होगी। सवाल यह है कि महिला आरक्षण का विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कैसे समय में लाया जा रहा है? जब चुनाव हो रहे हों, 2 स्टेट में बड़े चुनाव हों, क्या राजनीतिक फायदे के लिए अगर इस्तेमाल होगी सदन, तो आपत्ति तो होना लाजमी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है? अगर पास कराना चाहती सरकार, तो उसको विपक्ष के साथ मिलकर के एक ऐसे समय में बिल लाना चाहिए जिस पर सभी दलों के नेताओं की उपस्थिति बनी रहे। अब बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, सारे नेता अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए लगे हैं। तो ऐसी दक्षिण के भी कई स्टेटों में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे समय में अचानक स्पेशल सेशन बुला करके भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है, वो किस तरीके से जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, इसको पास कराना चाहती है। बिल तो पास पहले से था, लेकिन उसमें अमेंडमेंट लाना चाहती है। तो कौन सा अमेंडमेंट लाना चाहती है? तो जब ये सरकार के पटल पर रखा जाएगा, तो सदन के पटल पर जब रखा जाएगा तो पार्टियां विचार करके इस पर बहस करेंगी। लेकिन महिला आरक्षण के विरोध में कोई नहीं है। सबके लिए अच्छा है, जितनी पार्टियां हैं सबके लिए अच्छा है। ममता बनर्जी आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पे 9 वर्षों कर बोलने के बाद कह रही है कि केंद्र से कई शक्ति आ रही है बंगाल में वोटर अधिकार छीनने के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी से होती रहेंगी। वो तो हर चीज में प्रॉब्लम है। चलिए, जो भी है सो है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, क्या कहूं, कोई स्टडी हुई, कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ
मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से। हमको आज तक नहीं पता, कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें तो आप कुछ भी कर बैठिए। वुमेन रिजर्वेशन किसी का विरोध था, हमारी कुछ मांग थी, कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी आप आज हैं, कल को कोई और होगा, उसको लागू करना होगा। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई इस गंभीर मुद्दे पे। खबरें सोर्सेस के हिसाब से चल रही हैं, चिट्ठियां निकलवाई जा रही हैं, फलाना भूतपूर्व राष्ट्रपति, चिलाना ये, कल को क्रिकेट प्लेयर, ये सब लिखेंगे। किसी ने विरोध तो नहीं किया ना उस पर। हमें दिक्कत है आपके तौर तरीके से, आपके इस मसौदे से। कैसे तय किया कि ये ईयर को नहीं लेना है? क्यों तब कहा था कि 27 में ये सोचेंगे? वुमेन रिजर्वेशन तो इमीडिएट लागू हो सकता था, इमीडिएट। आज करिए बाकी चीजों के लिए, लेकिन गहन चिंतन करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे देश को एक और समस्या से जूझना पड़े। हमारे पास समस्याओं की कमी नहीं है, फॉल्ट लाइंस और ना बढ़ाए जाएं। सर आज तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, मीटिंग से पहले स्ट्रेटजी भी बोलना उचित नहीं है। मेरे बिहार लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं, वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। कोटा विद इन कोटा को लेकर के हमारा एक ओपिनियन है, कायदे से कई दलों में अब उस पर चर्चा शुरू हो रही है। लेकिन ये जो पूरा मसौदा है डिलिमिटेशन को लेकर के, इसमें जिस प्रकार की मैच्योरिटी गवर्नमेंट की ओर से आनी चाहिए थी, उस मैच्योरिटी का शतांश भी हमने नहीं देखा। तो परिसीमन को लेकर के फिलहाल चर्चा का बाजार गर्म है और इस बीच कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में तय होगा कि परिसीमन का यह विवाद कितना ज्यादा तीखा होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।